नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग जो एजुकेशन एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के लिए क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पिछली क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और समझ में भी आ रहा होगा। उसके अलावा कोई सुझाव है तो जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही अब जैसे पिछली क्लास जो आपकी हुई थी, तो उसमें महात्मा गांधी, अरविंदो टैगोर जी के बारे में और स्वामी विवेकानंद जी हैं, मदन मोहन मालवीय हैं। तो ऐसे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन बनते हैं उनकी क्लास हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई टॉपिक भी लगता है कि उस टॉपिक की अलग से क्लासेस करवा दी जाए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर ले, जिससे कि कोई भी वीडियो जब आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो मेन फोकस रहने वाला है, इंक्लूसिव एजुकेशन। आपने देखा होगा इंक्लूसिव एजुकेशन से आजकल काफी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपका यूजीसी नेट है, ठीक है, उसमें पेपर 2 है, वहां से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद यूपीएचई एससी का जो एग्जाम होता है, वहां से इंक्लूसिव से क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। इसके बाद जितने भी एग्जाम है, जीडीसी है, आपका जीआईसी है, इसके बाद यूपी पीजीटी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, द टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पैल्सी आर। सेरेब्रल palsy के कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। एक तो डिप्लेजिया दिया गया है, रिकेट्स, ऑर्थोटिक्स, हेमीप्लेजिया, इसके बाद एटैक्सिया, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी अगर देखें, ठीक है, तो रिकेट्स यहाँ पे आउट हो जाएगा। और आर्थो आपके घुटने वगैरह से संबंधित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है। तो ये तो अपने आप से ही आउट हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग अगर देखते हैं तो और कौन सा यहाँ पे नहीं होगा, आपका रिकेट्स भी नहीं होगा, क्योंकि ये विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, ए, डी और ई। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आपको जैसे एलिमिनेशन मेथड भी आता है, तब भी आप सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड अच्छा मेथड है कोई भी क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, आखिर ये क्या होता है सेरेब्रल पॉल्सी। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेरेब्रल पॉल्सी जो है कि मस्तिष्क जो भाग है उससे संबंधित होता है, ठीक है। आपके मस्तिष्क के भाग से ये संबंधित होता है। अब इसमें जो है कि जब इस जो सेरेब्रल पॉल्सी है, इसमें शारीरिक गति की कमजोरी या कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे एक तरीके की विकलांगता आ जाती है। ज्यादातर ये बचपन से ही हो जाती है। तो यहाँ पे जो हम लोग अलग अलग पार्ट के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे आपका यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है, और इसके लक्षण जो है बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। तो सबसे पहले हेमीप्लेजिया। तो ये क्या है, इसमें शरीर का जो ये एक भाग है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनके कोई एक भाग में इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये लेफ्ट साइड में भी हो सकता है या फिर राइट साइड में भी हो सकता है, या तो इस प्रकार से इधर ऐसे रहेगा, ठीक है, या फिर इस प्रकार जैसे इसमें इमेज में दिख रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, हेमीप्लेजिया बोलते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका डिप्लेजिया। तो इसमें है कि ये एक तो आपको ब्लू कलर से हाथों में दिख रहा होगा, ठीक है, इस प्रकार से होता है, या फिर पैरों में होता है। ज्यादातर जो ज्यादा इसका इफेक्ट रहता है वो पैरों में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लेजिया। और ये कैसा है, मानसिक विकार है, ठीक है। सेरेब्रल palsy is a group of disorder that affects person movement। जो मूवमेंट की सारी क्रियाएं होती है, जैसे कोई चीज को बैलेंस करना, ठीक है, और पोस्चर वगैरह, तो इनसे संबंधित इसमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की डिसेबिलिटी को ये किस में आती है, सेरेब्रल palsy, और ये मेनली माइंड से रिलेट करती है। इसके बाद है क्वाड्रीप्लेजिया, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये किस प्रकार से होती है, जैसे ये शरीर के कुछ इस हिस्से में आपको दिखाई पड़ती है। इसके बाद है आपका यहाँ पे
एथेटॉयड ये भी होता है। इसके बाद एक और आपकी जो एग्जाम में पूछी जाती है एटैक्सिक। तो इसमें क्या होता है कि जो गतिविधियां होती हैं जैसे चलना, वस्तु को उठाना, मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन, इसमें ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहे होंगे और अपने ऑप्शन में भी कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। एक तो आपको अटैक्सिया दिया गया है, ठीक है, हेमीप्लेजिया और डिप्लेजिया। तो ये सब किसके, सेरेब्रल पाल्सी के ही पार्ट होते हैं। सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है, मस्तिष्क से संबंधित एक विकार है, ठीक है, जिसमें बैलेंस करना, मूवमेंट डिसऑर्डर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट डिसऑर्डर, मूवमेंट डिसऑर्डर। तो आपको समझ में आ गया होगा सेरेब्रल पाल्सी क्या है, और एलिमिनेशन मेथड से भी आप अपना क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि डिसेबिलिटी दर्शाती है, डिसेबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले ऑप्शन दिया गया डिस्टरबेंस इन परसेप्शन, धारणा में विकार, या फिर डिस्टरबेंस एट ए पर्सनल लेवल, व्यक्तिगत स्तर पर विकार, डिस्टरबेंस इन सोशल फंक्शंस, इसका डिस्टरबेंस इन मेडिकल कंडीशन। तो डिसेबिलिटी मेनली क्या दिखाती है, डिस्टरबेंस इन पर्सनल मतलब व्यक्तित्व में डिस्टरबेंस होता है डिसेबिलिटी की वजह से। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन भी देख पा रहे होंगे कौन कौन सी होती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, या फिर टीचिंग टेक्नोलॉजी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो बेसिक मेन फोकस रहता है इंक्लूसिव टीचिंग लर्निंग का, वो किस में आता है आपका, असिस्टिव टेक्नोलॉजी में आ जाता है, मतलब सहायक जो प्रौद्योगिकी है उसमें आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई किसी को डिसेबिलिटी है, उसको कम दिखता है, तो उसके लिए अ, चश्मे का यूज करते हैं। ठीक है, अगर जैसे कान में कुछ दिक्कत है तो उसके लिए मशीन वगैरह का यूज करते हैं, जैसे पैरों में दिक्कत है तो व्हील चेयर वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है, ये बेसिकली बनाई ही गई है जो इंक्लूसिव टीचिंग लर्निंग को ध्यान में रखते हुए। इनको सहायक, यहाँ पे आप हिंदी में अगर देखें तो सहायक प्रौद्योगिकियां बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन विच। यहाँ पे समावेशी शिक्षा का अर्थ एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसको देख के आपको बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो दिया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पाठ्यक्रम में उचित संशोधन के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका दूसरा दिया गया है, शिक्षण को सभी के सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाता है, ये होता है। या फिर तीसरा है आपका, दिव्यांग और गैर दिव्यांग छात्र एक साथ सीखते हैं, शहरी वंचितों को शिक्षा प्रदान की जाती है। या फिर जो HIV एड्स प्रभावित छात्रों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, तो जहां पे भी इस प्रकार से ऑप्शन आएगा नहीं दी जाती है, आप देख सकते हैं, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग अपने आंसर से यहाँ पे देख लेते हैं। ABC दिया गया तो ई वाला नहीं होगा आपका, ये पहले ही आउट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें जहाँ पे दिव्यांग मतलब स्टूडेंट विद और विदाउट डिसेबिलिटी, सारे बच्चे, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सारे बच्चे सब मिलजुल के सीखें, किसी की डिसेबिलिटी के आधार पे उसको अलग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वो किस में आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो सी ऑप्शन आपका हो गया। इसके टीचिंग इज सुटेबली अडेप्टेड टू मीट द लर्निंग नीड्स फॉर ऑल, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबके लिए शिक्षा समान होगी। ठीक है, इसके बाद ए ऑप्शन आपका दिया गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST आर प्रोवाइडेड एजुकेशन विद सुटेबल मॉडिफिकेशन इन करिकुलम। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका नहीं होगा, ऐसा कोई इनको अलग से शिक्षा नहीं। इंक्लूसिव का मतलब ही होता है, समावेशन का मतलब ही होता है सारी चीजों को हटा के सब लोग मिलके शिक्षा ग्रहण करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका होगा नहीं। ठीक है, BCD आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन ए एकेडमिक ईयर। जो
गतिविधियां हैं शैक्षणिक वर्ष में, उसको सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए की जाती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। तो उसको आपको अरेंज करना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे बाद में कौन सा आएगा, किसके आधार पे, शैक्षणिक वर्ष के आधार पे, ठीक है, एकेडमिक ईयर के आधार पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों का मानचित्रण करने के लिए मूल्यांकन। तो मूल्यांकन, कोई भी चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मूल्यांकन तो नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल प्लेसमेंट, शैक्षिक स्थान निर्धारण, अकादमिक स्थान निर्धारण, ठीक है। इसके बाद घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से CWSN का मानचित्रण करना, मतलब जो हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर, मतलब सर्वे करके इन बच्चों का एक मैपिंग तैयार करना, ठीक है। इसके बाद है डेवलपिंग इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। अब एजुकेशन प्लान तब हम डेवलप करेंगे जो हमें सारी बच्चे का जो डेटा है हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, सहायक उपकरणों और साधनों का वितरण। तो ये चीज भी बाद में आएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या है, कोई भी चीज हमें जैसे रिसर्च के हिसाब से भी अगर देखें तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम का ही पता लगाते हैं, मतलब सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे कि जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनको नजर में लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, असेसमेंट करेंगे उन बच्चों को, पहले तो हमने बच्चे सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद असेसमेंट करेंगे कि उनकी जरूरतें क्या है, ठीक है, इस चीज का असेसमेंट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो एजुकेशनल प्लेसमेंट है, एकेडमिक प्लेसमेंट, वो किस प्रकार से रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, डेवलपिंग इंडिविजुअल प्लान। अब हमें सारी चीजें पता चलेगी, उनकी नीड्स पता चलेगी, उसके हिसाब से हम अलग अलग का एक इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपका क्या आएगा, फिर इसके बाद आपका आएगा डेवलपिंग इंडिविजुअल प्लान। प्लान हम लोगों ने बना लिया, इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एप्लीकेशंस, तो फिर जो भी उपकरण है या फिर साधन है उसके हिसाब से उनको वितरण करेंगे। तो स्पेशल नीड चिल्ड्रन को ध्यान में रखते हुए पूरे साल वर्ष का जो क्रम रहेगा, सबसे पहले क्या है, आपको मैपिंग आएगी C नंबर पे। तो C नंबर इसमें A में दिया गया है, तो फिर आपको कुछ ज्यादा देखना ही है, क्योंकि C पहले यहाँ पे दिया गया है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, CABD, ठीक है। अब ये प्रोविजन देख लेते हैं SSA के आधार पे। तो SSA provide up to 3,000 per children for the inclusion of disabled children as per specific proposal per year, ठीक है। SSA के द्वारा जो स्पेशल नीड के चिल्ड्रन हैं उनको 3,000 पर बच्चे के हिसाब से, ठीक है, रुपए प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनकी जो भी डिसेबिलिटी है या फिर उनको स्पेशल कोई नीड है उसके अकॉर्डिंग। इसका डिस्ट्रिक्ट प्लान फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इज फॉर्मुलेटेड, ठीक है। इसके बाद इंटरवेंशंस अंडर एसएसए फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंटरवेंशन कैसे होता है, आइडेंटिफिकेशन, फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट, एप्रोप्रिएट एजुकेशन प्लेसमेंट, ठीक है। इस यहाँ देखेंगे तो एसएसए के आधार पे ही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यही पूरा रिवीजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे, फिर बच्चे इकट्ठे करेंगे, फिर क्या क्या उनकी फंक्शन, उनकी क्या क्या जरूरतें, उन सबका असेसमेंट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाएंगे। उसके बाद जो भी एड्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग, मतलब जो उनका सपोर्ट सिस्टम है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो एसएसए के आधार पे भी आप देख सकते हैं जो सीक्वेंस रहता है एकेडमिक ईयर का, जो स्पेशल नीड के चिल्ड्रन है उनका इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो इसके आधार पे ये क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है इन सर्व शिक्षा अभियान के हिसाब से आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। तो ये 3,000 रुपए की बात भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो स्पेशल नीड के चिल्ड्रन हैं उनको कितने रुपए पर ईयर दिए जाते हैं या फिर उनकी उस सुविधा में लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में प्रशासनिक बाधाओं की पहचान करें। तो समावेशी शिक्षा में प्रशासनिक कौन कौन सी बाधाएं आती हैं,
इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है कि लैक ऑफ मॉनिटरिंग बाय अथॉरिटी। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपका दिया गया है रिलीविंग अ टीचर फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग, सेवा प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को मुक्त करना। इनकरेजिंग पेरेंट्स टू कलेक्ट स्टाइपेंड स्कॉलरशिप डायरेक्टली फ्रॉम स्कूल। इसके बाद है कीपिंग साइलेंस ओवर चाइल्ड अब्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे बैरियर्स पूछे गए हैं आपसे, कौन कौन से बैरियर हैं, ठीक है, वो आपको बताने हैं। तो इसके आधार पर बता सकते हैं। सबसे पहले कि लैक ऑफ मॉनिटरिंग बाय अथॉरिटी, मतलब प्राधिकरण द्वारा निगरानी की कमी, तो ये हो सकता है। इसके बाद है रिलीविंग द चिल्ड्रन फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग, सेवा शिक्षण के लिए शिक्षकों को मुक्त करना, मतलब इन सर्विस में जो टीचर है उनको मुक्त करना, तो ये कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसके बाद इनकरेज पेरेंट्स टू कलेक्ट स्टाइपेंड स्कॉलरशिप डायरेक्टली फ्रॉम स्कूल, जो माता पिता है उनको सीधे वजीफा छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी एक प्रकार का बैरियर है। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे होता है कि माता पिता को समझाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसका नेक्स्ट है बाल शोषण पे चुप्पी साधना, मतलब कुछ कोई भी चाइल्ड अब्यूज हो रहा है उस पर कुछ ना बोलना, ये भी एक बैरियर है। ठीक है, किसमें, समावेशी शिक्षा में। तो आप देख सकते हैं कि बी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग से कोई संबंध नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन का। इस प्रकार से आपका ए, सी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक और ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है ऑर्गेनाइजिंग पीरियोडिक मीटिंग्स ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन, अभिभावक शिक्षक संघ की समय समय बैठक करना, तो ये भी बैरियर नहीं है। ठीक है, ये भी आपका आउट हो जाएगा। तो ई आपका बाहर हो गया, ई यहाँ से बाहर हो गया। इसके बाद बी भी आपका बाहर हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, सी और डी। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, इसलिए मैं अलग अलग से टॉपिक वाइज लेके आ रही हूँ इस टाइम पे, जिससे कि जैसे अब इंक्लूसिव एजुकेशन है, फिर इसके बाद एजुकेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका टॉपिक रह सकता है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आपका द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इन ए कैंपस ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल इज टू शेयर इक्वली बाय। यहाँ पे देख लेते हैं, जो समावेशी विद्यालय परिसर में बच्चे के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी समान रूप से साझा की जाती है। मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन कौन लोग हैं जिनके जिनको एक सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी, मतलब कलेक्टिव रूप से जिम्मेदारी दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कौन कौन से स्पेशल एजुकेटर एंड मेडिकल सर्टिफिकेशन बोर्ड, यहाँ पे इस ये हो जाएगा विशेष शिक्षक और चिकित्सा प्रमाण बोर्ड, या फिर हेड टीचर एंड काउंसलर। ठीक है, तो हेड टीचर एंड काउंसलर, इसके बाद स्कूल एंड पेरेंट्स, सब्जेक्ट टीचर एंड स्पोर्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर एंड स्पेशल टीचर। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे कौन सा आंसर जो है वो सही हो जाएगा आपके हिसाब से। तो यहाँ पे स्कूल की अगर बात करें तो सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे कौन सा, सब्जेक्ट टीचर। एक तो आपका हो गया यहाँ पे चाइल्ड कैंपस की बात है, कैंपस ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल, मतलब स्कूल के अंदर किन किन की जिम्मेदारी होती है। तो अगर आप देखेंगे स्पेशल टीचर एंड मेडिकल सर्टिफिकेशन बोर्ड, तो ये तो पहले से ही आउट हो गया, मतलब स्कूल के अंदर तो स्पेशल एजुकेटर और मेडिकल सर्टिफिकेशन बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके हेड टीचर एंड काउंसलर, ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका स्कूल एंड पेरेंट्स, ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद दिया गया सब्जेक्ट टीचर स्पोर्ट टीचर। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि स्पेशल टीचर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। तो इंक्लूजन में सारे बच्चों को इकट्ठा ही सिखाया जाता है। स्पेशल टीचर कहाँ पे होगा, जहाँ पे इन बच्चों के लिए अलग से कोई स्कूल्स है, वहां पे स्पेशल टीचर ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन इसके हिसाब से देखेंगे तो आपका
बी सी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एक बार और इसको चेक कर लेते हैं। एक तो आपको हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट, ये ऑप्शन नहीं होगा। हेड टीचर, काउंसलर, स्कूल सब्जेक्ट टीचर, स्पेशल टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी सी डी ई। ये इसलिए होगा क्योंकि स्पेशल टीचर नॉर्मल स्कूल्स में भी रखे जाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, बी सी डी ई आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under the policy of inclusive education at the school level, students with intellectual disability are encouraged to participate in विद्यालय स्तर पर पे समावेशी शिक्षा नीति के अंतर्गत भौतिक भौतिक अक्षमता वाले छात्रों को इनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ नाम आपको दिए गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि विद्यालय स्तर पे समावेशी शिक्षा नीति के अंतर्गत जो बौद्धिक क्षमता वाले मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के छात्र हैं, उनको कौन प्रोत्साहन देता है, कौन सबसे ज्यादा उनको प्रोत्साहन देता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ स्पेशल ओलंपिक भारत। ठीक है, ये एक संस्था है। इसके बाद स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल पैरालंपिक। इसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे ऑल इंडिया स्पोर्ट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली किसकी बात हो रही है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो चिल्ड्रन हैं, उन पे सबसे ज्यादा कौन ध्यान देता है। ठीक है, पैरालंपिक्स में आप अगर आपने देखा है तो स्पेशल जो कोई भी डिसेबिलिटी के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल लेवल की बात यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएगा। इसके बाद ऑल इंडिया स्पोर्ट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। तो जो आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में बात करता है, वो आपकी संस्था है स्पेशल ओलंपिक भारत स्पेशल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो आपका स्पेशल ओलंपिक भारत है, ठीक है, ये 19 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1988 में बनाया गया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किस पे ध्यान देती है, जो विशेष बौद्धिक असक्षमता या मतलब बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे हैं, उन पे स्पेशल ध्यान देने के लिए ये एक कमेटी बनाई गई है, ये एक संस्था बनाई गई है। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक्स भारत। ठीक है, ये आप चीज आपको याद रखनी है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1988 में मुंबई में इसका शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेशल ओलंपिक भारत की शुरुआत कब हुई थी, ईयर आपको दे सकते हैं, या फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ पे है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूड। समावेशी शिक्षा में भौतिक बाधाएं हैं, कौन कौन सी हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि इनएसेसिबल क्लासमेट, पहुंच योग्य न होने वाले सहपाठी। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे किसकी बात की गई, आप सही से देखेंगे, भौतिक मतलब फिजिकल बैरियर की बात की गई है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में जो फिजिकल बैरियर की बात की गई है, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद है इनएसेसिबल टॉयलेट्स, टीचर्स, इनएसेसिबल इलेक्ट्रिक स्विचेस। इसके बाद लैक ऑफ लार्ज प्रिंट बुक्स, ब्राइल इक्विपमेंट, बड़े अक्षरों की पुस्तकें। ठीक है, तो अगर फिजिकल बैरियर में क्या आ जाएगा, जिस चीज का बच्चे यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है इनएसेसिबल टॉयलेट्स। ठीक है, तो ये बैरियर हो सकते हैं। क्लासमेट ये फिजिकल बैरियर में नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बाद है टीचर्स भी फिजिकल बैरियर में नहीं आएंगे, सहपाठी। और इसमें कौन सा आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक स्विचेस। ठीक है, फिजिकल बैरियर में ये भी आ जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे बी और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, बी बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चिल्ड्रन हु नीड मोर अटेंशन इन एन इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालय में जिन बच्चों को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है वे कौन से हैं। मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, किन बच्चों पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। वैसे तो इंक्लूसिव में सारे बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, फिर भी जब सारे बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं तो स्पेशल टीचर्स का थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान किनकी तरफ रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि लड़कियां, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, या फिर दिव्यांग बच्चे, या फिर शिक्षकों के बच्चे। ठीक है, तो शिक्षकों के बच्चे ये ऑप्शन पहले ही आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, लड़कियां हैं, अल्पसंख्यक हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, दिव्यांग, तो इन चारों पे ही ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेट ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ई आपका नहीं होगा, तो ई आपका यहाँ पे है, ये नहीं होगा। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए बी सी डी। ठीक है, इन सब पे ही समावेशी शिक्षा में इन सब पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, if if a children repeatedly finds it difficult to tell the time from a wall clock despite having proper sight and physique, it best demonstrate that child is। यहाँ पे पूछा गया है कि यदि ऐसा आपके क्लास में कोई भी बच्चा है जिसकी दृष्टि, मतलब उसकी आंखें सही है, शारीरिक क्षमता भी उसकी सही है, उसके बाद भी बार बार दीवार घड़ी में समय बताने के लिए उसको कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, तो ये भी डिसेबिलिटी आपके एग्जाम में काफी पूछी जाती है, सीटेट वगैरह के एग्जाम में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है डिसलेक्सिक, मतलब ये कौन सा होता है, रीडिंग डिसऑर्डर, मतलब पढ़ने में तकलीफ। ठीक है, इसका डल है, मतलब मंद बुद्धि से रिलेटेड हो गया। इसके नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है डिसग्राफिक। अब डिसग्राफिक का मतलब क्या हो गया, डिसग्राफिक मतलब लिखने में जब कठिनाई होती है, लेखन क्षमता की बात है, लेखन क्षमता में कमी, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, राइटिंग स्किल्स, राइटिंग करने में उसको दिक्कत होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसग्राफिक। इसके बाद एक और है आपका डिस्प्रैक्सिक। तो ये किससे होता है कि ये एक माइंड से या दिमाग से जुड़ा हुआ एक विकार होता है, एक डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, माइंड से जुड़ा हुआ डिस्ग्राफिक। ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत आ जाती है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि कोई बच्चा है, इसकी दृष्टि सही है, शारीरिक क्षमता से भी सही है, फिर भी उसको समय बताने में कठिनाई होती है, तो उस वो किस में आ जाएगा कि वो मतलब पढ़ने में अक्षमता है, उसको सही से पढ़ने का डिसऑर्डर है, रीडिंग डिसऑर्डर है, इसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अगर डिसकैलकुलिया है तो मतलब गणित, मैथ से संबंधित होता है, डिसकैलकुलिया में दिक्कत होती है। ठीक है, और इंडिया में 5 to 10% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको ये समस्या जिसमें पाई जाती है। इसके बाद डिसलेक्सिया हो गया आपका, डिसलेक्सिया हो गया कि पढ़ने में, जो अभी हम लोगों ने देखा कि रीडिंग डिसऑर्डर होता है, जैसे घड़ी में टाइम, उसको उसकी आंखें भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है क्या है, तो ये सारी चीजें पढ़ने में अगर दिक्कत है तो डिसलेक्सिया में आ जाता है। इसके बाद डिस्ग्राफिया की अगर बात करें तो ये किसमें, लिखने से संबंधित होता है, लिखने से संबंधित डिसऑर्डर है ये। ठीक है, तो ये आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज हम लोग समझेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कौन कौन सी है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी, जो अभी क्वेश्चन आपका था वो कैसी थी, लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे डिसलेक्सिया है आपका, डिस्ग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है, तो ये कैसी है, सब लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएंगी आपकी। इसके बाद जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD जो बोलते हैं, तो ये कैसी है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में आती है। ठीक है, ऑस्टिम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया आपका, ASD। इसका सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, CAPD जिसको बोलते हैं, तो ये सब कैसी है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। इसके साथ ये कैसी होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्पोर्ट्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। दिव्यांगों के खेलों के जनक कौन कहा जाते हैं, कौन किसको कहा जाता है, मतलब दिव्यांग बच्चों के लिए खेलों का आविष्कार किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था, इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कार्ल रोजर्स, ठीक है। इसके बाद आपका दिया गया लुडविग गुटमैन, इसके बाद है लेस्ली नीव, किलफोर्ड मॉर्गन। तो जो आपको फादर ऑफ स्पोर्ट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी है, वो किसको बोला जाता है, लुडविग गुटमैन को बोला जाता है, ठीक है। और ये कौन थे, ये खुद पैरालंपिक खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और कहाँ से बिलोंग करते थे, ये इंग्लैंड से, ठीक है। इंग्लैंड से इनका संबंध था। ये क्या बोले जाते हैं, स्पोर्ट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी के जनक इनको बोला जाता है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके जीडीसी जीआईसी, जीआईसी हो गया, इसके बाद आपका जो डाइट में टीच एजुकेशन सब्जेक्ट से आता है, इसके बाद आपका यूपीएचईएससी है, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप उस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लासेस बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मेहनत से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन यहाँ पे इकट्ठे करके आपके सामने लेके आया जाता है, ठीक है। और ये सारी क्लासेस फ्री है, इसलिए आप फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ भी आप लोग अगर बोलेंगे तो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे कुछ अरेंज करना है आपको। तो यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर टू देयर ईयर्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइम पे यूजीसी नेट एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं कि आपको कोई कमेटी दे दी या फिर जो भी प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं उनको उनके हिसाब से लगाना है। अब देखो यहाँ पे ये आपका यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, उनकी ईयर भी साथ में दे दी थी एग्जाम में, तो इसको तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है आपका आरपीडब्ल्यूडी, ठीक है। ये कब आया था, 2016 में, जिसमें क्या बोला गया था, डिसेबिलिटी 21 प्रकार की होती है, ठीक है। पहले जो आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था, पीडब्ल्यू डी, 1995 में, ठीक है। उसमें 7 प्रकार की डिसेबिलिटी बताई गई थी। फिर इसको ही मॉडिफाई किया गया था, इसमें कितनी बताई गई, 21 प्रकार की डिसेबिलिटी होती है। इसके नेक्स्ट है कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद यूथ विद डिसेबिलिटी। ये कब आया था आपका, 2005 में, ठीक है। इसके नेक्स्ट है यहाँ पे एंटी एक्ट 1999 में, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, नेशनल दिव्यांगजन पॉलिसी इसको बोलते हैं। ये कब आया था, 2006 में। आरसीआई एक्ट 1992 में आपका आया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो ईयर ही दे दी थी एग्जाम में, तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, यहाँ इसके हिसाब से आपका आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा किसको बोलते हैं, या फिर समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, इनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर, सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, पहले से ही आउट हो गया। इसके बाद सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, इसके बाद दिए गए इंक्लूड्स इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट, ठीक, मतलब किसी की धारणाओं को चेंज करना, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद इंक्लूड टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनके समूह से बच्चों को सम्मिलित करना, सॉरी टीचर्स को शामिल करना, तो ये भी नहीं आएगा आपका। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग रूल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर हालांकि एग्जाम में नहीं दिए, तो मैंने यहाँ पे ईयर इसलिए लिए हैं जिससे कि आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, सीधे आपसे पूछा जा सकता है सालामांक का जो डिक्लेरेशन हुआ था वो कब हुआ था। तो यहाँ से आपको एक नंबर मिल सकता है 1994 में, ठीक है। इस हिसाब से आपको अरेंज करना है। इसके बाद जो आपका
अ, संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा कब हुई थी? 9 दिसंबर 1975। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। ज्यादातर आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है कि द बिकागो मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो आपको पूछा जाएगा ये कब हुआ था, तो ये नवंबर 2002 में हुआ था, ठीक है। द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये कब आपका आया था? 2006 में ये आया था, ठीक है। इसके बाद एक और है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, ये 2009-10 में आया था, ठीक है। और इसकी बात किसमें की गई थी? जो आपका रमसा था उसमें इसकी बात की गई थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईयर के हिसाब से, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, डिसेबिलिटी के क्षेत्र में ये सारे प्रोग्राम या डिक्लेरेशन किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नंबर ऑफ डिसेबिलिटी आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016। तो यहाँ पे पूछा गया है, अभी मैंने आपको ये बताया है कि जो आपका आरपीडब्ल्यू डी एक्ट 2016 आया था, उसमें कितने प्रकार की डिसेबिलिटी थी? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 21 प्रकार की डिसेबिलिटी थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द आईसीएफ फॉर्मेट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ एंड डिसेबिलिटी रिलेटेड डोमेन इज गिवन बाय। यहाँ पे स्वास्थ्य और विकलांगता संबंधित क्षेत्रों के वर्गीकरण के लिए आईसीएफ प्रारूप किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। इस इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो है कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए आईसीएफ किससे रिलेटेड है। ये आपके स्वास्थ्य और निश्चितता क्षेत्र मतलब डिसेबिलिटी से ही रिलेटेड है। किसके द्वारा दिया गया था? ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें यहाँ पे, तो जो आपका आईसीएफ है, ठीक है, सबसे पहले तो है कि आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। तो इसको बोलते हैं द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है, फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट आपसे कि ये, अगर आपसे पूछा जाता है कि आईसीएफ किस पे फोकस करता है, तो किस पे फोकस करेगा ये? एक्टिविटी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर करते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये ऑप्शन में दिया गया है कि एक्टिविटीज एंड डायरेक्ट आईसीएफ मॉडल फोकसेस ऑन विच कंपोनेंट ऑफ डिसेबिलिटी। तो इसके कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे? एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और बता देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आईसीएफ मॉडल है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ठीक है। इज ए फ्रेमवर्क ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन ऑन फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद है द आईसीएफ वाज अप्रूव्ड फॉर यूज बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन 2001 आफ्टर एक्सटेंशन टेस्टिंग अक्रॉस द वर्ल्ड इन्वॉल्विंग पीपल विद डिसेबिलिटी इन पीपल फ्रॉम ए रेंज ऑफ रिलीवेंट डिसेबिलिटी डिसिप्लिन। कंपेनियन क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ आईसीएफ सीवाई, इसको बोला जाता था कब? 2007 में, ठीक है। इसके बाद आईसीएफ इंटीग्रेट द मेजर मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसके देखो जो कंपोनेंट है उसकी अगर बात करें, तो बेसिकली ये किस किस पे ज्यादा फोकस करता है? स्ट्रक्चर, कंटेंट, पर्पस, एप्लीकेशन, ये सब इसके काम होते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसके क्या क्या मॉडल है, इसके फंक्शन क्या है जो आपके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। फंक्शन एंड डिसेबिलिटी और मल्टीपल डायमेंशन कॉन्सेप्ट। तो किसमें बॉडी फंक्शन है, स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज, इसके बाद पार्टिसिपेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ये चार फैक्टर है जिन पे आईसीएफ काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि आईसीएफ का मॉडल किन पे काम करता है। तो चार फैक्टर्स पे, अगर आपको फैक्टर भी पता होने चाहिए। बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर पे काम करता है। इसके बाद एक्टिविटी ऑफ पीपल, ठीक है, इस पे भी काम करता है। इसके बाद पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो यूजीसी नेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आरसीएफ के मेन फोकस कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो वहां पे दिया गया था आपका एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन, ये ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। हालांकि ये चार होते हैं, तो यहाँ से आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बॉडी फंक्शन, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर। ये सब किसके अंडर में आते हैं, आईसीएफ के अंडर में आते हैं। इसको डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन मोस्टली, जो सीखने में असमर्थ बच्चे होते हैं, वो आमतौर पे यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, उनको पढ़ते हैं। आर अग्रेसिव, आर ऑर्गेनाइज्ड, आर कंफर्टेबल, या फिर आर लो अचीवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, जो सीखने में मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें होती है, वो क्या होते हैं, लो अचीवर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एसडीजी गोल से संबंधित है आपका क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन दैट्स इज इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अ, या पूछ लेते हैं, जो इक्वलिटी की अगर बात की जाती है, ठीक है, तो वो एसडीजी गोल के हिसाब से किस गोल नंबर में आते हैं। जैसे यहाँ पे दिया एसडीजी 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या पूछा है, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे है आपका नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, फिर गुड हेल्थ एंड वेलबींग नंबर 3। क्वालिटी एजुकेशन किस में आता है, चार में आपका आता है, ठीक है। इसके बाद एक आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये इंक्लूसिव की ही बात हो रही है, ठीक है, इंक्लूजन की बात हो रही है एसडीजी के हिसाब से। अगर आपसे यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन, एक तो क्वालिटी एजुकेशन किस में आता है, तो गोल नंबर 4 में। अगर आपसे पूछा जाए जेंडर इक्वलिटी किस में आती है, तो गोल नंबर 5 में, ठीक है। इसके बाद इंक्लूजन से और आपके कौन से हो जाएंगे, एक गोल नंबर 10 है, ये रिड्यूस इनइक्वलिटी, ये भी आपके इंक्लूजन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं, और तो ये तीन गोल इंक्लूजन के हिसाब से आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले 4 नंबर, 5, ठीक है, और इसके बाद 10, ठीक है। तो ये गोल आपको पता होने चाहिए। बाकी एसडीजी गोल कितने हैं, 17 है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है आपका नो पॉवर्टी। इसके लास्ट में अगर देखेंगे तो पार्टनरशिप फॉर द गोल, ठीक है। तो ये एसडीजी गोल है, और 2030 तक इनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब ये एक ऑडियो बेस्ड लर्निंग इनिशिएटिव है, जो आपको बताना है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे सबसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। शिक्षावाणी एक ऑडियो आधारित शिक्षक पहल है, जिसे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसके बाद आपका है रिहाइबिलिटेशन काउंसिल फॉर ऑफ इंडिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके बाद दिया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो जो शिक्षा वाणी है आपका सीबीएसई के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये क्या है, एक एफएम रेडियो प्रोग्राम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शिक्षा वाणी क्या है, एफएम रेडियो प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम, ठीक है। और ये किस पे प्रसारित होता है, आकाशवाणी पे ये प्रसारित होता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन एक दो, इसके बाद और क्या क्या आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने मिनट चलता है, तो ये 55 मिनट का प्रोग्राम है, ठीक है। इसके बाद इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 11 मई 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है।
और इसके साथ कौन कौन सी संस्था काम करती है, जैसे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी है आपका, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी इसके साथ काम करती है। और यहाँ पे जो शिक्षावाड़ी कार्यक्रम में कक्षा 1 व 2 के बालक बालिकाओं के लिए मीना कहानियां, यहाँ पे लिख देते कक्षा 1 से 2 के लिए, जो कक्षा 1 से 2 के बालक होते हैं, क्लास 1 to 10, इनके लिए मीना की कहानियां, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, कहानियां। इसके बाद 3 से 12 की अगर बात करें, ठीक है, तो इनके जो है पाठ्यक्रम, जो क्लास के सिलेबस है उसके आधार पे यहाँ पे ये सुनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि एफएम रेडियो है तो यहाँ पे श्रव्य प्रसारण, पाठों का प्रसारण, इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। क्लास 1 और 2 के लिए अगर पूछा जाए तो मीना कहानियां। इसके बाद 3 से 12 क्लास के लिए आपके जो उनका सिलेबस है उसके हिसाब से ही चीजें इस पे सुनाई जाती, ठीक है। तो समझ में आ गया। शिक्षावाड़ी से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, साइन लैंग्वेज पे आधारित आपका क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। हु यूज साइन लैंग्वेज, यहाँ पे पूछा गया कि साइन लैंग्वेज कौन यूज करता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन, हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, पीपल विद लो विजन, हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड पर्सन। तो साइन लैंग्वेज आपको किसके द्वारा यूज की जाती है? यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रवण और बाणी बाधित जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा साइन लैंग्वेज यूज की जाती है, ठीक है। अब यहाँ से आपसे साइन लैंग्वेज से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। जो साइन लैंग्वेज से आपका एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, साइन लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये भी एक प्रकार की क्या है, डिसेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डिसेबिलिटी वर्ड है, मतलब शब्द है, ये सबसे पहली बार किसने यूज किया था। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में देखा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, सैमुअल सैमुअल क्रिक, ठीक है। सैमुअल क्रिक के द्वारा डिसेबिलिटी शब्द का यूज सबसे पहले किया गया था 1963 में, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। साइन लैंग्वेज आपने देखा होगा कि न्यूज वगैरह आती है, जैसे एक आपका दूरदर्शन वगैरह है तो वहाँ पे साइड में वो इशारों से आपको बातें समझाते हैं, ठीक है। तो वो वही साइन लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ब्रेल मेथड एंड टेप रिकॉर्डिंग कैन बी यूज्ड एज एन एजुकेशनल प्रोविजन फॉर, जो ब्रेल विधि और टेप रिकॉर्डर किसके लिए यूज की जाती है। तो ये आपको पता होगा, दृष्टिबाधित जो छात्र होते हैं उनके लिए यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। पार्शली sighted children fall into which which visual activity equity कैटेगरी, मतलब जो आंशिक दृष्टिवादी बच्चे हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब यहाँ पे उनका विजन पूछा गया है तो वो किस में आ जाएंगे आपके। यहाँ पे यहाँ पे आपका ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। यहाँ पे 20 से 200 के बीच, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 20 से 70 और 20-200, इनके बीच में कौन से आते हैं, जो आंशिक दृष्टिबाधित होते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चों के लिए सामाजिक न्याय अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोशल जस्टिस, महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। मतलब सोशल जस्टिस किन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है? टैलेंटेड, बैकवर्ड चिल्ड्रन, रिटायर्ड चिल्ड्रन, या फिर क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होती है किसके लिए, जो मंदबुद्धि बच्चा है उसके लिए यहाँ पे सामाजिक न्याय की अपेक्षा ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका यूपीएचईएससी में पूछा गया है। और यूपीएचईएससी में इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगर आपने एग्जाम दिया है इसका या आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको आइडिया होगा। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? यूएन के द्वारा, ठीक है। ये वर्ड दिया जाता है तो जितने भी इंक्लूसिव से रिलेटेड है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड है
तो पिछली बार आपने देखा जीएस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एजुकेशन की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो थाईलैंड वहां पे क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार से विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूएन ने कब घोषित किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, 1981 में। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आप इसको स्टैटिक जीके में मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर होने की वजह से ये गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण एवं वाणी विकलांग संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पे है? मुंबई, रांची, बैंगलोर या फिर पुणे में? तो ये कहाँ पे है आपका? मुंबई में है। ठीक है, अली यावर जंग, या फिर सिंपल आपसे ये पूछ सकते हैं कि श्रवण एवं वाणी विकलांग संस्थान कहाँ पे है, तो यह कौन सा है? तो अली यावर है, कहाँ पे है? मुंबई में। किसी प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर तकनीकी उदाहरण नहीं है? यहाँ पे हार्डवेयर तकनीकी कौन सी नहीं है? सीपीयू, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीएआई। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ब्रिस्टल या इनको बोल सकते हैं ब्रोस्टल संस्थाओं का क्या कार्य होता है? तो स्थिर बच्चों को शिक्षित करना, एजुकेटिंग द स्टेटिव चिल्ड्रन, इसके बाद रिफॉर्मिंग जो नाइल चिल्ड्रन, इसके बाद ट्रेनिंग मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन, या फिर प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग टू फिजिकली हैंडीकैप। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? जो किशोर आपराधिक सुधार केंद्र होता है, ये कौन से? ब्रिस्टल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अमेरिका में बधिर बच्चों के लिए पहला स्कूल कब और कहाँ खोला गया था? तो ये कहाँ खोला गया था? ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं आपका? लेसिंगटन 1982, हार्टफोर्ड 1882, शिकागो 1807, इसके बाद हार्टफोर्ड 1817। ठीक है, तो ये कब खोले गए थे? आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, हार्टफोर्ड। तो ये कहाँ पे? अमेरिका, अमेरिका दिया गया है, या अगर आपसे अमेरिका नहीं दिया गया है तो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्ग्रेफिया जो है किससे संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया भी था ऊपर अच्छे से डिस्ग्रेफिया के बारे में। ये किससे संबंधित होता है? आपका डिस्ग्रेफिया ग्राफ से आप समझेंगे। ग्राफ आप क्या करते हैं, ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो पेन उठाएंगे, लिखेंगे, तो ये किससे संबंधित हो जाता है आपका? सीधा सिंपली लिखने से। ठीक है, ये कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? लिखने से संबंधित राइटिंग लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया, विशेष शिक्षा का सबसे सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? जो स्पेशल एजुकेशन है उसका सबसे सही अर्थ क्या है? एजुकेशन बाय स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, एजुकेशन फॉर एक्सपेशनल चिल्ड्रन, एजुकेशन फॉर लो अचीविंग चिल्ड्रन। तो यहाँ पे सबसे सही सटीक क्या हो जाएगा? जो स्पेशल एजुकेशन की आपसे बात की गई, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है, स्पेशल एजुकेशन की बात की गई, उसके हिसाब से आपको आंसर यहाँ पे करना होगा। तो कौन सा हो जाएगा? एजुकेशन फॉर स्पेशल, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, अगर इंक्लूसिव की बात करता तो फिर एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, ये हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अब यहाँ पे पूछा गया है कि NIVS डील्स विद चिल्ड्रन हु आर, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअल हैंडीकैप, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअल हैंडीकैप। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? NIVS डील विद चिल्ड्रन। अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या हो जाएगा। हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअल, तो विजुअल हैंडीकैप है तो विजुअल से ही संबंधित है। ठीक है, यहाँ से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसलिए आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। कभी कभी अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो उससे भी आपका आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटी से दिया गया, अकॉर्डिंग टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हु अमंग दीज आर डिसेबल्ड चाइल्ड।
तो इसमें से कौन से डिसेबल्ड चाइल्ड है? अ सेल्फ सेंटर्ड चिल्ड्रन, सेरेब्रल पैल्सी, या फिर अ पर्सन कर्ड ऑफ लेप्रोसी एंड हिज स्पीच वाज इम्पेयर्ड, कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति जिसकी वाणी बाधित हो, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित, या फिर आत्म विमोही। यहाँ पे ये आत्म विमोही है, ठीक है, आत्म विमोही बच्चा है, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी, तो ये सारे ही आ जाएंगे आपके ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फर्स्ट अमेरिकन स्कूल फॉर डीफ चिल्ड्रन वाज ओपन इन, अमेरिका में बधिर बच्चों के लिए सबसे पहला स्कूल कहाँ पे खोला गया था? तो ये अभी क्वेश्चन आपको बताया था, ये कहाँ पे हो जाएगा? हार्टफोर्ड, 1817 में, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जो आपसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके बाद अभी जो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका जीडीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे पूछा है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की कमी से कौन सी, अ, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? तो यहाँ पे दिया गया है कि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मंदता, सेरेब्रल पाल्सी। तो क्या हो जाता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आंखों से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाता है, मतलब विजुअल इम्पेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सरकारी नौकरी में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कितने, वर्तमान में कितना आरक्षण किया गया है? मतलब जो अगर गवर्नमेंट जॉब में जो डिसेबिलिटी है, कितने परसेंट छात्रों को आरक्षण देती है, ठीक है। तो कितने परसेंट देती है? 1%, 2%, 3% या फिर 4%? तो ये क्या हो जाएगा? 3% यहाँ पे दिया जाता है। इसके बाद है, ब्रेल लिपि का सबसे पहले विकास किस देश में हुआ था? ये आपको बताना है। इन विच कंट्री वॉज ब्रेल फर्स्ट डेवलप, ठीक है। तो ये कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी। तो ये सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में, ठीक है। और फ्रांस में ही फ्रांसीसी लेखक जो थे, लुई ब्रेल, ठीक है, लुई ब्रेल थे, उन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। तो ये कहाँ से संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक्स डिसेबिलिटी, राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक्स एंड विकलांगता संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता, देहरादून, हैदराबाद, या फिर मुंबई? तो ये संस्थान कहाँ पे? कोलकाता में ये संस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड इज लोकेटेड एट, ये सब आपके यूके पीसीएस, जीडीसी, इसके अलावा जीडीसी, जीआईसी, ये सब डाइट वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए, यूपीएचएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये सब आपको प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से आपका बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान कहाँ स्थित है? अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उन तक क्लासेस पहुंच पाए, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम अप्रैल में हो जाएगा। आपने डेट देखी, अभी फरवरी में एग्जाम था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसको बढ़ा के अप्रैल में कर दिया गया, ठीक है। तो उसमें जो भी एजुकेशन और बीएड से संबंधित छात्र हैं वो यहाँ से अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और आप ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट और अच्छी क्लासेस लाने के लिए, ठीक है। और आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर सबसे पहले बताएंगे, मुंबई, कोलकाता, देहरादून, हैदराबाद। तो ये मैंने आपको शुरू में ही क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको ध्यान है, ये कहाँ पे है? मुंबई, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? अली यावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी मोस्ट प्रीवेलेंट इन आवर पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ इट्स परसेंटेज, कि मतलब हमारी आबादी में दिव्यांगों प्रतिशत के अनुसार हमारी जनसंख्या में सबसे ज्यादा प्रचलित विकलांगता कौन सी है? तो ये आपको पता होना चाहिए। मानसिक विकलांगता, गतिशीलता, चलने फिरने की संबंधित समस्या, श्रवण मतलब हियरिंग लॉस, या फिर दृष्टिबाधित। सबसे ज्यादा जो देखी जाती है नॉर्मल, सब लोग आपने देखा होगा कि लैपटॉप पे काम करते हैं या फिर कंप्यूटर में या मोबाइल क्लासेस वगैरह देखते हैं, तो ये नॉर्मल है दृष्टिबाधित, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे इसको देखेंगे कि कैसे आप इसका आंसर देते हैं। यहाँ पे डिसेबिलिटी के टाइप दिए गए हैं, इसके साथ ही आ, उसके डिस्क्रिप्शन भी, उसका विवरण भी दिया गया है, तो वो आपको बताना है किस
क्या क्या है। सबसे पहले है डिसफ्लेक्सिया। मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है डिसलेक्सिया। एडी एच डी, ये अटेंशन से रिलेटेड एक विकार है, ठीक है। डिस्ग्राफिया, तो आपको तीन तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप यहाँ पे उसके हिसाब से बता सकते हैं। तो ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और बिना परिणाम समझे कार्य करना सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपको दिया गया है बी ऑप्शन कि साक्षरता और भाषा कौशल विकास विकास में कठिनाई, ठीक है। इसके बाद है आपका साक्षरता और भाषा कौशल विकसित करने में कठिनाई। इसके बाद लिखने में कठिनाई और संवाद में गलत शब्दों का प्रयोग करना। लिखने की कठिनाई किस में आएगी, अगर आप देखेंगे कि तो लिखने की, अभी मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था, वो किस में आता था, लिखने की कठिनाई। इसके बाद मोटर संबंधी में कठिनाई जिससे त्रुटिपूर्ण और गलत गतिविधियां हो सकती हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला वाला है आपका डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग एंड एक्टिंग विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंस, तो ये आपका आ जाता है एडी एच ए डी डी एस, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक चीज पे ध्यान देना बहुत ही कठिन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका साक्षरता और भाषा कौशल विकसित करने में कठिनाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये किससे संबंधित हो गया, सी वाला आपका हो गया इससे रिलेटेड, मतलब एडीएचए, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो गया आपका डिसलेक्सिया। इसके बाद लिखने की समस्या अगर होती है तो वो किससे संबंधित हो जाती है, लिखने की संबंधित मैंने अभी आपको दो क्वेश्चन कराए हैं, ये आप बताओ जल्दी से कौन सा हो जाता है। इसके चौथा है आपका डिस्ग्राफिया, ठीक है। चौथा क्या दिया गया है आपका मोटर संबंधित डिफिकल्टी इन मोटर कोऑर्डिनेशन लीडिंग टू इररनेस एंड फॉल्टी मूवमेंट। तो ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया से संबंधित, ठीक है। डिस्प्रेक्सिया। अब ये कौन सा बचा आपका डिस्ग्राफिया, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नीति, यहाँ पे नीति पूछी गई है, समावेशी शिक्षा को इस रूप में वर्णित करती है। यहाँ पे दिया गया है दिव्यांग व्यक्ति को सामान्य लोगों के साथ सभी स्तरों पर समान भागीदारी के रूप में एकत्रित करना, उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करना, ठीक है। और जीवन का साहस और आत्मविश्वास के साथ सामना करने में सक्षम बनाना। ये कौन सी पॉलिसी है आपकी जो इस पे फोकस करती है। तो आपको बताएं, सबसे पहले आपका दिया गया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल 1990, ठीक है। एजुकेशन फॉर ऑल 1990, ठीक है। ये इसके बाद है रिहाइबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992, भारत पुनर्वास परिषद। इसका पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, ठीक है। इसके बाद अब का दिया गया है यहाँ इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कीम फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये कब का है 1974, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, ठीक है। मैं एक और ऑप्शन आपका लिख देती हूँ यहाँ पे। एक है आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, कब की 1986, ठीक है। तो ये बताना है जो आप ये स्टेटमेंट ऊपर दिया गया है, किस पॉलिसी के द्वारा दिया गया है, ए बी सी डी किसके द्वारा दिया गया है। तो ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। और ये विशेष अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखें तो विशेष अधिकार वाले जो छात्र होते हैं, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले छात्र जिनको विशेष अधिकार दिया गया है, तो इनसे रिलेटेड आर्टिकल आपका कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल आपका 49 आर्टिकल हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से आपको मैच करने के लिए दिया गया है, ये आपको मैच करना है, ठीक है। यहाँ पे दो कैटेगरी दी गई है
और उनसे रिलेटेड डिसेबिलिटी दी गई है कि कौन सी होती है। सबसे है पोस्ट पैटर्न कॉज, प्रसवोत्तर कारण, प्रीनेटल कॉजेज, ठीक है, बर्थ पीरियड रीजन, ठीक है। और बीमारी यहाँ पे दी गई क्रोमो गुणसूत्रीय असमानता, एनोक्सिया एंड एस्प्रेक्सिया, माल न्यूट्रिशन, अनसेटिस्फैक्टरी मेडिकल केयर, ठीक है। इसके बाद है साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये किससे कहाँ पे रिलेट करेंगे। सबसे पहले है आपका पोस्ट पैटर्न कॉज, तो ये किसकी वजह से होता है। ये सब मनोविकार बोले जा सकते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है। ये आपका तीसरे से संबंधित हो गया यहाँ पे। इसके बाद दूसरे की अगर बात करेंगे प्री नेटल कॉजेज, तो प्री नेटल कॉजेज कौन से हो जाएंगे आपके क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, ये आपके प्रीनेटल कॉजेस की वजह से होता है। इसके बर्थ पीरियड रीजन, ठीक है। बर्थ पीरियड रीजन में क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, कुपोषण, असंतोषजनक चिकित्सा देखभाल, ये सब किससे रिलेट हो जाएंगे, जब जिस टाइम पे बच्चे का जन्म होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे, भारत में समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक रूप से संबंधित कानून निम्नलिखित में से किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है शिक्षा की राजनीतिक स्वरूप, मतलब पॉलिटिकल नेचर ऑफ एजुकेशन, इसका सोशल नेचर ऑफ एजुकेशन शिक्षा की सामाजिक प्रकृति, या फिर इकोनॉमिकल नेचर ऑफ एजुकेशन शिक्षा की आर्थिक प्रकृति, या फिर कल्चरल नेचर ऑफ एजुकेशन शिक्षा की सांस्कृतिक प्रकृति। तो लेजिस्लेचर रिलेटेड टू एजुकेशन अपॉर्चुनिटी ऑफ द वीकर सेक्शन, ठीक है, वीकर सेक्शन की बात हो रही है, सोसाइटी इन इंडिया एन एग्जाम्पल ऑफ हाईलाइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किससे रिलेट होता है, तो ये सबसे ज्यादा होता है पॉलिटिकल नेचर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द विजुअल हैंडीकैप, इसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये किससे संबंधित है, विजुअल हैंडीकैप, विजुअल इम्पेयरमेंट से ये संबंधित है। तो इसका संस्थान कहाँ पे है, ठीक है, दृष्टि, आपका जो राष्ट्रीय दृष्टि विकास संस्थान है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है दिल्ली, बैंगलोर, देहरादून, या फिर मुंबई। तो ये आपका कहाँ पे है, देहरादून। अब आप इससे याद कर सकते हैं, दृष्टि का विकार है तो इसका संस्थान कहाँ है, देहरादून। दा से याद कर सकते हैं आप, अगर याद करने का थोड़ा शॉर्ट टर्म देखा जाए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से कुछ एक्ट दिए गए हैं और उनका ईयर दिया गया है, उनको आपको मैच करना है, एक्ट एंड डिक्लेरेशन, ठीक है। उनके ईयर कब है, सबसे पहले तो है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पीपल, ठीक है। इसके बाद है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ। ये पिछली बार यूपीएचएससी में जो जीएस का पेपर होता है 30 नंबर का, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप चाहे तो पेपर उठा के देख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन बता सकते हैं तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दूंगी, ठीक है, जो आपके जैसे जीडीसी में आए हैं, जीआईसी में आए हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो, फिर वो भी मैं करने की कोशिश करूंगी, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद तीसरा है आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब है, 1995 का, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो ये हुई थी, ये कब हुई थी, 1900, एक सेकेंड, 1990 में ये हुई थी। इसके दिव्यांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, ये क्वेश्चन भी अभी मैं आपको करवा चुकी हूँ, 1981 में ये हुआ था। इसके बाद जो आपका आरसीआई एक्ट है ये कब का है, ये आपका 1992, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप मैच कर सकते हैं, यही ईयर ही दिए गए हैं, ठीक है, आप मैच करके, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 1981 आपका ए का कौन सा हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए का चौथा, यहाँ पे ये आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके, और ये सारे क्वेश्चन आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेट करते हुए थे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही सटीक और सही क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है।
और जैसे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे हम मैच ऑफ द फॉलोइंग में ही देखेंगे तो वहां से ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे। बाकी यहाँ पे आपको सारी चीजें क्वेश्चन के हिसाब से, उनके ऑप्शन के हिसाब से, इसीलिए यहाँ पे डिटेल पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट है एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है कि जिससे कि आपको अच्छे से उस चीज की डेप्थ नॉलेज हो पाए और आपके क्वेश्चन आसानी से हो पाए। ठीक है, अब क्वेश्चन का क्या होता है कि अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पता है तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, वहां से आपके आंसर आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसे आपको ये सीरीज लग रही है, जिससे कि और क्लासेस इसके लिए आए जाए। ठीक है, ज्यादा शेयर भी करिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। ठीक है, आप जो बच्चे भी क्लास देख रहे हैं, जो साथी क्लास देख रहे हैं, वो जरूर यहाँ पे अपना सुझाव या कमेंट जरूर दें, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिल सके कि क्लासेस का पैटर्न कुछ चेंज करना चाहिए या फिर ऐसे ही। यहाँ पे है कि इस बार मैं क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के इस प्रकार से लेके आए हैं। पिछली बार थोड़ा सा क्वेश्चन का अरेंजमेंट ऊपर नीचे हो गया, तो इसीलिए इस बार इस प्रकार से क्वेश्चन लेके आए हैं। तो बने रहिए लर्निंग टुगेदर से और जुड़े रहिए, देखते रहिए क्लासेज, अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, और कोई भी सुझाव है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।